जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज देखिए हम करेंगे 16 नवंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हमने पहले ही सबको बता दिया है कि सुबह 9 बजे आपको क्या मिलेगा। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, 1 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी और आपका जो चार बजे किसकी मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी। और 9 बजे फिर आपको रात में मिलेगी किसकी क्लास, तो जो बच जाता है आपका हिंदी, इसकी क्लास आपको डेली मिलेगी। तो ये टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आपके जल्द ही जो है वो बैच भी स्टार्ट होने वाला है। सभी टाइमिंग अब धीरे धीरे हमारी जो है वो पूरी होने लगी है। तो आपका जो बैच है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बैच जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस टाइमिंग के अनुसार अब चलेंगे हम, तो आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हमसे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जीके का कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा जो वस्त्र मिल है वह कब स्थापित की गई थी। तो 1854 में की गई थी। कब की गई थी, 1854 में। तो ये बॉम्बे में पहली, अगर भारत में पूछा जाए तो 1818 में कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। 1818 में कलकत्ता में भारत की पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। परंतु बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल बोले तो 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। मुंबई को सूती कपड़ों की नगरी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत का 1/4 सूती कपड़ा उत्पादन होता है। 1/4 भारत का पूरा 1/4 सूती कपड़ा का उत्पादन कहाँ होता है, मुंबई में होता है। इसलिए इसे सूती वस्त्रों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है। तो अबोर पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है, अबोर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर सिक्किम में पूछे सिक्किम में क्या चीज है, तो सिक्किम में सबसे ऊंचा पर्वत मतलब कि कंचनजंगा पर जो पर्वतमाला है वो कहाँ है, कंचनजंगा पर्वतमाला आपका कहाँ है, सिक्किम में। ये आपको याद रखना है कंचनजंगा कहाँ है। और इसी तरह अगर पहाड़ी जैसे बात की जाए तो अबोर पहाड़ी जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। और गारो और खासी पहाड़ियां जो है ये हमेशा एग्जाम में आपके आता है। कौन सी, गारो और खासी पहाड़ी जो होती है हमेशा एग्जाम में दिखी जाती है कि गारो और खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो ये दोनों कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। गारो और खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश उत्सव जो कि सबसे धूमधाम से कहाँ मनाया जाता है, मुंबई जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहा जाता है ना, मुंबई के लाल बाग के राजा श्री गणपति महाराज। तो ये गणपति उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी का त्योहार वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसी हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सा त्योहार सबसे प्रमुख होता है, लोहड़ी होता है। और अगर पंजाब में बात करें तो बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी पर्व पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार कब मनाया जाता है, जैसे अपने यहाँ होली जलाते हैं वहां पर बैसाखी त्योहार मनाकर मनाया जाता है, होली को जलाकर। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा होगा, तो रामलीला और नौटंकी चलता है। उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, रामलीला और नौटंकी चलता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि दुर्गा उत्सव होता है, दुर्गा उत्सव कहाँ होता है, दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे प्रमुख है, तो दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। ये इसलिए याद कर लेना क्योंकि इसे अभी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। इससे क्या, दुर्गा पूजा को अभी अमूर्त धरोहर, जैसे क्या होता है टोटल हमारे यहाँ जो है, अभी देखिए अगर विरासत पूछे कि जो धार्मिक मतलब जो विरासत होती है, धरोहर विरासत, उसमें कितनी 40 है, अमूर्त विरासत भी इसी प्रकार से होती है। तो ये दुर्गा पूजा को किस में शामिल किया गया, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया अभी यूनेस्को की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दुर्गा पूजा कहाँ का हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। यहाँ देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में खालिस्तान संविधिक कस्बे, कस्बे का मतलब क्या होता है, कस्बे का मतलब वो होता है जैसे कि अगर कोई बड़े शहर की बात करें तो वो कस्बा नहीं कहलाता, परंतु छोटा शहर हो तो छोटे शहर को कहते हैं। जो छोटे छोटे शहर होते हैं भारत में, ऐसे कितने छोटे छोटे शहर है, कस्बे का कहते हैं। जो छोटे शहर होते हैं उनको कस्बे कहा जाता है। और उनकी टोटल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 4041 कस्बे थे। कितने थे, 4041 कस्बे थे भारत में टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर का हमारे पास। तो ये आपके सामने 5वें नंबर का है।
देखिए इसमें पूछा गया है तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तलाजा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन सी गुफा फेमस होती है, तो महाराष्ट्र में आती है एलोरा। महाराष्ट्र में कौन सी आती है, एलोरा और अजंता की गुफा। एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है, एलोरा और अजंता की गुफा। अजंता की गुफा का निर्माण किसने किया था, गुप्त शासकों ने किया था। किसने किया था, गुप्त शासकों ने अजंता की गुफा का निर्माण किया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफा के जो महादेव मंदिर है यहाँ पर वो बनवाए थे राष्ट्रकूटों ने। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो भीम बेटिका की गुफा। भीम बेटिका की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखिए इसका तलाजा गुफा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर का हमारे पास। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 में 1987 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी हो गई थी, 5 अरब हो गई थी। 5 अरब जो है विश्व की जनसंख्या कब हुई थी, 11 जुलाई 1987 को हो गई थी। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1972 से हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए 7 अप्रैल को WHO के द्वारा क्या घोषित किया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया गया। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा जल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बिहार का जो स्थापना है तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें से एक सही नहीं है, तो एक गलत कौन सी, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, तो ये सही है। देखिए बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो बांग्लादेश जब आजाद हुआ था किस दिन हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में आजाद हुआ था। 1971 में बांग्लादेश पूर्णतः आजाद हो गया था। ये देखिए आपको बताता हूँ, जो भारत था, भारत के जो इस साइड वाला भाग है, पश्चिमी वाला भाग, देखिए ये हो गया, ये आपका जो है भारत हो गया। भारत के ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। भारत का ये वाला भाग क्या था, पश्चिमी वाला भाग था। पश्चिमी वाले भाग को क्या कहा जाता था, पाकिस्तान कहा जाता था। और ये यहाँ पर जो बांग्लादेश है छोटा सा, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो अब इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान इधर हो गए, तो यहाँ क्या कर दिया गया, भारत ने इसको बांग्लादेश से के नाम से आजाद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान के नाम वो चलता था शासन, परंतु इसको क्या बना दिया, एक अलग देश बांग्लादेश कब बना दिया था, 1971 में बना दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शतवार्षिकी, मतलब जो बांग्लादेश आजाद हुआ था कब हुआ था, इनके जन्म दिवस पर। शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति भी रहे थे बांग्लादेश के, और यही क्या कहते हैं, इसके जो बांग्लादेश की आजादी के जो, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को पिता कहा जाता है, ऐसे बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को पिता कहा जाता है। इनके ऊपर एक फिल्म अभी बनी है हाल ही में, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के कितने वर्ष, 50 वर्ष 2021 में पूरे हो गए थे, यही पूछा गया है। परंतु भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, तो ये गलत है। कितने वर्ष हो गए, टोटल 50 वर्ष इसके भी हो गए, तो यही वाला गलत था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि संविधान जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़े गए भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची दल बदल से, तो ये तो आप सभी को पता होगा, दल बदल कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची होती है। किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं या विधान परिषद के सदस्य होने पर अयोग्यता से संबंधित है। तो ये दल बदल कानून किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ये तो सभी को पता होगा आपको। अगर तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। किससे संबंधित है, वेतन एवं भत्ते की शपथ से संबंधित है, ठीक है।
वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची है शपथ। जो भी बड़े लोग हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आपके जो होते हैं विधि कानून मंत्री, ये सब क्या होते हैं? दूसरी अनुसूची में शपथ या पद ग्रहण, ये किसमें बताया गया? दूसरी अनुसूची में बताया गया। पहली अनुसूची में तो जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बोले तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये सभी का वर्णन किया गया। छठवीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो छठवीं अनुसूची में जैसे कि असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इसमें जो भी अनुसूचित जाति के अनुसूचित जो क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्र है, उसमें क्या किया जाएगा? प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। इन चारों राज्यों में जो प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। और 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अधिकतर पूछा जाता है और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो देखिए, अगर वनों की कटाई की जाएगी तो प्रकृति के समग्र संतुलन की गड़बड़ी होगी। तो वनों की कटाई के बाद सही बात है कि जो संतुलन होता है प्रकृति का वो घटिया आएगा या बढ़िया आएगा, ऐसा होता है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। जब वन नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो वायु में क्या होगा? प्रदूषण होगा, ये भी सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर की वृद्धि होगी। जब वन कट जाएंगे तो क्या स्तर में वृद्धि होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो ये हालत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भूजल के स्तर में कमी होगी, यस, भूजल के स्तर में कमी होगी। जैसे आपने सुना होगा कि पहाड़ी इलाके में पानी क्यों गिरता है? क्योंकि वहां पर पेड़ों की मौजूदगी ज्यादा होती है, जो कि बादल को खींचती है, हवाओं के द्वारा खींचती है और अपनी ओर आकर्षित करती है और गिराती है। इसी कारण तो वन ज्यादा रहेंगे तो उससे क्या होगा? जल स्तर भी अच्छा रहेगा। और जहां पर देखते होंगे जहां वन ज्यादा रहते हैं वो वहां की मिट्टी कटती नहीं है, तो अच्छी रहती है जड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 10th नंबर का क्वेश्चन है। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना, नवंबर 2020 में इनका निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ था। जब आपका एग्जाम था उससे थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले उनका निधन हुआ था, इसलिए एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? देखिए, बी साई प्रणीत, जो कि क्या है? एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने अपना जो 2017 में अपना पहला खिताब विश्व लेवल पे, अपना पहला खिताब 2017 में कहाँ जीता था? तो सिंगापुर में जीता था। कहाँ जीता था? सिंगापुर में साई प्रणीत ने जीता था, सिंगापुर में जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, ये सरायतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे? ये फराजी आंदोलन का हिस्सा था। फराजी आंदोलन क्या था? तो फराजी आंदोलन, जो अंग्रेज थे वो मुसलमानों पे क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। तो उसमें क्या किया गया? सरायतुल्ला जो थे, उन्होंने, सरायतुल्ला खान ने पूर्वी बंगाल में, कहां पर? पूर्वी बंगाल में क्या किया? उन्होंने एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? फराजी आंदोलन, जिसके तहत क्या हो गया? मुसलमानों को शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने हौसला दिया। और ये चलाया कहाँ गया था? बंगाल में, पूर्वी बंगाल में इसको चलाया गया था सरायतुल्ला खान के द्वारा। यहाँ बात करें सन्यासी विद्रोह, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जाने वाला सबसे पहला विद्रोह कौन सा था? तो सन्यासी विद्रोह था, जो कि दक्षिण भारत में चलाया गया था। इतना आपको याद करना, बाकी ये दो तो नहीं पूछे जाएंगे, ये 2-3 याद कर लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट बता दिया हूं मैंने। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू मतलब जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन की उम्मीद रखी? मतलब संकुचन का मतलब कितने प्रतिशत भारत की 2020-21 में जीडीपी रहने वाली है? तो कितनी रहने वाली? 9.6% रहने वाली है। परंतु अगर पूछा जाए 2022, अभी हाल ही में 2022 और 2023 के लिए भारत की जीडीपी दर विश्व बैंक ने कितनी निर्धारित किया? विश्व बैंक ने कितनी निर्धारित किया है? तो 7.5% निर्धारित किया। कितनी? 7.5% निर्धारित किया, जो आप याद कर लेना है, ठीक है। ये तो पुरानी थी, इसे भली मत याद करना पड़े, तो इसे जरूर याद कर लेना। 2022-23 के लिए 7.5% निर्धारित किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, 14 सितंबर 2021 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीते गए? तो इतने टफ क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सभी से नहीं बनते हैं,
क्योंकि यहाँ इतने क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा कि 1960 से लेके अभी तक। तो ये इतने तो आपको याद कर लेना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का इम्पोर्टेंट बस अब आपसे यही पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में कहाँ हुआ था। तो टोक्यो में हुआ था। भारत ने कितने पदक जीते? टोटल 7 पदक जीते, जिसमें एक गोल्ड था, बस इतना आपको याद रखना है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 अपने कांस्य पदक जीते थे। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और कौन से स्थान पे था? बस 48वें स्थान पे था। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। कौन सा था? 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक का। और टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसका ये 16वां संस्करण था। कौन सा था? ये देखिए, इसका ये आधा हो गया, 16वां संस्करण था। और इसका आधा यहाँ पर भी हो जाएगा कि ये 24वें स्थान पे आया था। टोक्यो ओलंपिक में कितने स्थान पे आया था? 24वें स्थान पे आया था। टोटल पदक कितने जीता था? तो टोटल पदक इसमें 19 जीता था। कितने पदक जीता था? 19 पदक जीता था। और कितने स्थान पे आया था? और 5 इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 में सबसे मेन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अवनी लखारा। अवनी लखारा का इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने एक स्वर्ण पदक 10 मीटर पिस्टल में जीता था। एक दो स्वर्ण पदक था 10 मीटर पिस्टल में पूछा था। और इनको राजस्थान का जो महिला एवं बाल महिला उसका वही बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना आपको याद कर लेना जितना मैंने बताया हूँ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये खेल पुराने होते जा रहे हैं। 2021 की बात है वो खेलों की। देखिए, और 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने 2021 को भाला फेंका था। कितना? 87.58 मीटर फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को भाला दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर के पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो देखिए, इब्राहिम लोदी जो था वो 1526 में किससे युद्ध करा? इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ। किसका? इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट कमेंट करके बताओ, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। और अगर पूछे कब हुआ था तो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कहाँ रखी गई थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर रखी थी। और अगर पूछ ले पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगर पूछ ले पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय था, मराठों की पराजय हुई थी। बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हो शाहजहां क्या है, लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले का जो निर्माण शाहजहां के द्वारा कब करवाया गया था? 1638 से 1648 के बीच में इसका निर्माण हुआ। 38 से स्टार्टिंग हुआ, 48 तक बना। यहाँ पर मुगल शासकों ने 200 वर्ष तक शासन भी किया था लगभग। औरंगजेब, तो ये आपको याद करना है। नादिर शाह जो कि आपका इसे जो आपका ईरान है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सभी को जैसे पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ देखिए, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर खालिस्तान नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लिट्स कहा जाता है। तो आप फ्लिट्स से क्या समझते हैं? फ्लिट्स मतलब जैसे कि आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे आप क्या लगाते हैं? स्टेटस लगाते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाता है वो 24 घंटे में हट जाता है। तो ऐसे ही ट्विटर पे भी चलाया गया था। फ्लिट्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फ्लिट्स कहते हैं। इस पे आप कोई भी फोटो डाल सकते हैं या वीडियो शॉर्ट डाल सकते हैं, जो कि 24 घंटे में ऑटोमेटिक हट जाएगा। एकदम व्हाट्सएप के स्टेटस के जैसे फ्लिट्स काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है 17 नंबर का क्वेश्चन। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पेयजल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इससे आपकी बार भी क्वेश्चन आने वाला है। जैसे पूछा गया है,
अभिनेत्री कंगना रनौत ने खालिस्तान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो कौन सी फिल्मों के लिए पूछ लिया, देख लिया कितना क्वेश्चन डीपली पूछ सकता है आपसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए पूछ लिया। यहाँ पर क्वेश्चन इतना डीपली पूछा गया है, सोचिए, तो जबकि दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पर अगर पूछ ले 2022 ये अभी तक कौन सा था, ये था आपका 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। इसके बाद ना तो 68वां हुआ था, मतलब कि 2068वां तो अभी हुआ है, ये कब हुआ है, 68वां फिल्म फेयर का फिल्म पुरस्कार कब हुआ, तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में हुआ। क्योंकि 2020 में कोरोना, 2021 में कोरोना, इसके कारण जो इसका आयोजन नहीं किया गया था। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार कब आयोजित किया गया है, तो 2022 में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो सोरा राई पोर्ट्रूस, ये जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। सोरा राई पोर्ट्रूस ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसको याद रखना है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पूछा जाए अगर सर्वश्रेष्ठ आपके निर्देशक पूछा जाए, तो जो निर्देशक होते वो कौन थे, सच्चिदानंद के आर जो कि क्या थे, सबसे अच्छे निर्देशक थे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अगर अभिनेता की बात की जाए तो अभिनेता कौन थे, अजय देवगन थे। कौन थे, अजय देवगन जो कि अभिनेता थे। और यहाँ अगर बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री होती है, अभिनेत्री कौन सी थी, तो यहाँ जो अभिनेत्री थी वो थी अपर्णा बालामुरली। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या रही, अभिनेत्री रही। और किस फिल्म के लिए रही, तो ये इसी फिल्म के लिए, सोरा राई पोर्ट्रूस फिल्म इनकी थी, इसके लिए इन्हें कौन सा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई। और किसके लिए दिया गया था, ये भी सब लिख दिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, ये पुराना वाला भूल जाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, जो अपडेट होंगे क्वेश्चन आपको एक एक बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पर वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इतना आपको बस याद रखना है कि 1921 में हुई थी। और सबसे बेहद पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो स्थापना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। परंतु 1 जुलाई 1955, यह बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, कब कर दिया गया था, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद किस समिति के तहत किया गया था, तो ये आपको याद नहीं रखना है, मैं बता देता हूँ, बाकी गोरेवाला समिति के तहत इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, ये नोट कर लेना है बस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतने जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यही पॉइंट से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है, तो भारतीय स्टेट बैंक शामिल था। क्या था, भारतीय स्टेट बैंक। उस इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। वहां मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, वो गलत है, ठीक है। क्या किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। हमने थोड़ा सा वहां पर गलती कर लिया है, भारतीय स्टेट बैंक, थोड़ा सा डाउट हुआ था मुझे, पर मैं समझ नहीं पाया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 को बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर, मीर जाफर को वर्ष खालिस्तान में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा पुनः, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, आप पूरी देखिए। यहाँ पर 1757 की बात है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 का प्लासी का युद्ध, इसमें समझिए पहले 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, यह पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक इसके बाद क्या होता है, 1757 का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो जो सिराजुद्दौला था,
सिराजुद्दौला कहाँ का था, बंगाल का नवाब था, ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और अंग्रेज के जो थे वो क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसका सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति आप देख सकते हो कौन था, मीर जाफर था। कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर का बस एक ही सपना था कि मुझे बंगाल की गद्दी पर बैठना है। यहाँ पर ये राजा सिराजुद्दौला बैठे हैं, इसका एक ही सपना था कि मुझे बंगाल की गद्दी पर बैठना। ये कौन था, तो ये सिराजुद्दौला का कौन था, सेनापति था। और क्लाइव क्या है, इसे क्लाइव को पता था कि मीर जाफर का सपना है कि वो क्या पे बैठे, बंगाल की। तो क्लाइव ने इसको लालच दे दिया कि आप मेरा साथ दो, सिराजुद्दौला को हटा दीजिए और मैं आपको बैठा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, गद्दारी कर ली। इन्होंने जो सेनापति था, सेनापति वो होता है जिसके कहने पे पूरी सेना मानती है। तो सेनापति ने कह दिया कि हमको आत्मसमर्पण करना। तो अंग्रेजों के सामने इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और ये युद्ध हार गए। जबकि अंग्रेजों के पास बहुत छोटी सेना थी और ये मीर जाफर के पास बहुत बड़ी सेना थी। परंतु मीर जाफर ने गद्दारी करा सिराजुद्दौला के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसे हार मानना पड़ा। पूरे सेनापति ने जो सेना थी उसको कह दिया आत्मसमर्पण कर दो। तो इसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गया था। तो इसमें हारा कौन था ये भी पूछ लेते हैं। सिराजुद्दौला, जीता कौन था, क्लाइव था। क्लाइव ने फिर इसको क्या करा, 1757 में इसको कहाँ बैठा दिया, बंगाल की गद्दी पे बैठा दिया। परंतु ये लालच के मामले में था तो क्लाइव ने इसको क्या करा, हटा दिया। क्लाइव ने इसको 2-3 महीने रहने दिया, फिर हटा दिया। इसके बाद यहाँ पर कौन बैठ गया, तो मीर कासिम बैठ गया। मीर कासिम कौन था, सिराजुद्दौला का जमाई था मीर कासिम, इसको बैठा दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ ये भी पूछा जाता है अक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इन सबको हराने के बाद मीर कासिम को हराए, ये सभी को हराए। और उसके बाद फिर मीर जाफर को पुनः बैठा दिया गया। तो कब बैठा दिया गया, तो 1764 में पुनः बैठा दिया गया था। बस इतनी सी हिस्ट्री थी, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पढ़ाना नहीं चाहिए, चलो छोड़ देते हैं हम इसको, देख लीजिए आप कर लेना। करंट अफेयर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है सोमालिया के, देखिए 2 बार आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी 16 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी सोमालिया के जो प्रधानमंत्री उसके बारे में पूछा गया। तो थर्ड शिफ्ट में भी मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सेकंड में पूछ लिया तो वो थर्ड में भी पूछ लेगा, जो फर्स्ट में पूछा है वो थर्ड में भी पूछ लेगा। तो आपको जो होता है ना आपका रिव्यू एग्जाम के तुरंत बाद सेंटर से लाइव रिव्यू होता है, उसे जरूर देखना चाहिए ताकि उससे आपको नॉलेज हो सके कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है और आपसे जस्ट उसी के समय बाद आपसे पूछा जाता है। तो सोमालिया के जो जब राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे ये 2020 में जो प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोहम्मद हुसैन रोबल बने थे। कौन बने थे, मोहम्मद हुसैन रोबल को बनाया गया था। और अभी हाल ही में जून 2022 में किसे बनाया गया है, तो हमजा अब्दी बर्रे को बनाया गया। अभी जून 2022 में किसे बनाया गया, हमजा अब्दी बर्रे को यहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो देखिए जब 2 शिफ्ट में सोमालिया के प्रधानमंत्री पूछ सकता है तो इस बार भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये तो अभी जून 2022 में बनाया गया है। तो इसे आप जरूर याद करें, हमजा अब्दी बर्रे, ये अभी हाल ही में बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन कौन सा सत्य है ये बताना है आपको। देखिए अम्ल, तो अम्ल के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, बस आपको क्या नाम याद रखना है, अनिल। क्या रखना है, अनिल याद रखना है। तो अम्ल जो होता है वो क्षार को, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अनिल से क्या बनेगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ देखिए अम्ल लाल लिटमस को नीले में कर देता है, क्या गलत हो जाएगा। अम्ल क्या होता है, नीले को लाल में करता है। और जब एक ही याद है तो आप दूसरा इसका अपोजिट कर लेंगे। तो दूसरा क्या होगा, क्षार लाल को नीले में करता है, तो ये नीले लाल बता रहा, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। स्वाद, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं क्या, नहीं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में खट्टे होते, कड़वे होते हैं, ये सही लिखा हुआ है। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और मैंने आपको ये सब बता दिया हूं कि अनिल आपको याद रखना है, जो कि एक चीज आपको याद है तो हमेशा इसका अपोजिट कर देना। क्षार में क्या हो गया, चाहिए इसको आगे पीछे कर देना है, तो ये छलनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छलनी। तो आपको तो ये याद रखना है, अनिल से अम्ल नीले को लाल कर देता है और उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी
का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जल प्रदूषण निवारण जो होता है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और जो पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया था, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण 1995 का जो अधिनियम था इसके तहत किया गया था। वायु प्रदूषण का भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1981 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा जो अफ्रीका पर्यावरण में प्रदूषण होता है इसके तहत 1997 में इसका किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि टाइम आपके लिए क्या है, आपका जो 9 बजे है वो किसका मिलेगी, आपको रीजनिंग होता है, क्योंकि आपका पेपर में सबसे पहले क्या आता है, रीजनिंग आता है। आपके पेपर में सबसे पहले आता है रीजनिंग, फिर आपका है जीके, फिर आता है आपका मैथ, फिर आता है आपका हिंदी या इंग्लिश आता है। ठीक है, तो हमने इस लेवल से आपको तैयार करा है कि आपको सुबह 9 बजे क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, 1 बजे क्या मिलेगा, आपका जीके मिलेगा, 4 बजे मैथ मिलेगा, फिर रात को 9 बजे हिंदी मिल जाएगा, जो आप लेटे लेटे भी इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए हमने रात को उसको हिंदी को 9 बजे कर दिया है। और हम आपके लिए एक सिलेबस लेके आने वाले हैं जिसके तहत आपकी फुल तैयारी 80+ नंबर की रहेगी। ठीक है, 80+ नंबर की। और इतने आपके यार कट ऑफ कितना गया, 70 नंबर गया है आपकी यार। फाइनल कट ऑफ भी जाएगा तो खूब से खूब 73 नंबर तक जाएगा। कितने नंबर तक, 73 नंबर तक फाइनल कट ऑफ जाएगा। सबसे हाईएस्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ कि 73 नंबर तक कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और हम आपको 80+ की तैयारी कराएंगे पूरे सिलेबस के तहत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके और आपके साथ सिलेक्शन ले सके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।